शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता को जो अपने बयानों से, अपने कारनामों से लगातार खबरों में बने रहते हैं, लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं। प्लीज वेलकम कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह। और आपकी अदालत में आज जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी को। नीरजा जी, और आपकी अदालत में इल्जामात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज की जज नीरजा चौधरी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे दिग्विजय सिंह पर, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा चला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के महासचिव पर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं। इन्हें हर विषय पर अपनी राय खुलकर रखने के लिए जाना जाता है। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आजकल राजनीतिक हलकों में दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी के करीब माना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले नेताओं में प्रमुख थे। कांग्रेस की तरफ से स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे को आड़े हाथों लेने के लिए भी दिग्विजय सिंह चर्चा में रहते हैं। दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी पर प्रहार करने में सबसे आगे रहते हैं। यूपी में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह कई नेताओं के निशाने पर हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम दिग्विजय सिंह पर। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि ये यूपी में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। दिग्विजय जी, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जहां जाते हैं कबाड़ा कर देते हैं। राजनीति में सभी दोस्त नहीं होते, विरोधी भी होते हैं, और ऐसे मौकों पर उनको अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन आपने मौका के लिए उनको जमीन भी दी ना। पहले मध्य प्रदेश में हारे, उसके बाद 10 साल हो गए, वापस आने का मौका नहीं मिल रहा। बिहार में आप प्रभारी बना के भेजे गए, पार्टी की इतनी बुरी हालत हो गई, इतिहास में इतनी कभी सीटें नहीं मिली। 93 में सरकार हम लोगों ने बनाई, तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। 98 में जब आप सब लोगों ने कहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव हारेंगे, मैं जीता। आप असम भूल जाते हैं, आप महाराष्ट्र में भूल जाते हैं, राजस्थान में मुझे थोड़ा काम करने का चार्ज मिला था, वहाँ भूल जाते हैं। बिहार में जहाँ हमारी उस समय 5 सीटें थीं, बढ़कर मेरे समय 9 हुई थी। परसेंटेज भी हमारा बड़ा था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आपकी 80 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, और जब विधानसभा हुई तो 403 में से 28। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमारा आंकलन था कि बीजेपी जितनी सीटें उसको पहले मिली थी उससे कम होगी, और बीएसपी की सीटें भी लगभग 80-90 के आसपास आ जाएंगी, और वो सही निकला। समाजवादी पार्टी को सबसे बेहतर नतीजे मिले थे 2002 में, जब उस समय बेनी प्रसाद वर्मा जी भी उनके साथ थे, अमिताभ बच्चन जी ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार किया था, तो उस समय उन्हें 143 सीटें मिली थी। तब से लेकर आज 2002 से लेकर 2012 में उनकी शक्ति में कमी आई थी। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि उनको 135-140 सीटें मिलेंगी, और हम लोगों ने लोकसभा में 96 सीटों पर लीड किया था। इसलिए हमारी उम्मीद थी कि जो बीच का जो गैप है उसमें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, और तब तैयारी भी हमने बेहतर करी थी। हमारा वोट शेयर करीब 4% बढ़ा है, लेकिन लो बेस होने की वजह से हमारा को नतीजे नहीं मिल पाए जो कि मिलना चाहिए थे। समाजवादी पार्टी का परसेंटेज इंक्रीज माने तो वही 4% ही उनको भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहां वो पहले से 24-25% पे थे, इसलिए उनको ज्यादा लाभ हुआ। लेकिन आप तो दावा कर रहे थे कि 100 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल दावा हम कर रहे थे, और लगभग 180 सीटों पर हम लोगों को अच्छी वोट मिले हैं। आप संतुष्ट हैं जो हुआ उससे? देखिए, बात एक संतोष तो यह है कि
संतोष तो जैसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को असंतोषी नहीं होना चाहिए और राजा और आज की राजनीतिक लोगों को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिन नेताओं पर आपने भरोसा किया, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे जायसवाल हो, इन सब नेताओं की अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें भी कांग्रेस की हार हुई। बात यही है कि हम लोगों के जो नतीजे लोकसभा में आए थे वो नतीजे हम विधानसभा में नहीं दे पाए। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश कुमार वर्मा वो हार गए, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद हार गई, जगदम्बिका पाल के बेटे अभिषेक पाल हार गए, सुल्तानपुर में सांसद संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे हार गए। जब बड़े बड़े दिग्गज हारेंगे तो फिर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो है केवल एक माहौल बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है। स्टेट लीडरशिप पर ही के विश्वास पर ही जनता वोट देती है। तो शायद हमारी स्टेट लीडरशिप तुलना में मुलायम सिंह जी और मायावती तुलना में हम लोग उनके बराबर नहीं। ये आपको सारे मैंने स्टेट लीडरशिप के उदाहरण दिए हैं, तो रायबरेली और अमेठी उसको तो आप स्टेट लीडरशिप के तहत नहीं रखेंगे। वहां पर कांग्रेस की हार हुई, रायबरेली में एक भी सीट नहीं मिली, अमेठी में 2 सीटें मिली, सुल्तानपुर में सीटें नहीं मिली। जहां तक रायबरेली अमेठी का सवाल है, रायबरेली अमेठी में आप देखेंगे हमेशा लोकसभा और विधानसभा के नतीजों में अंतर रहता है। लोकसभा में जहां एक तरफा वोट सोनिया जी और राहुल जी को मिलता है, विधानसभा में वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ सोनिया जी राहुल जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनके नुमाइंदे लड़ रहे हैं, तो नुमाइंदों के खिलाफ कभी पक्ष और विपक्ष की बातें होती हैं, इसलिए उनको उतना वोट नहीं मिल पाता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रायबरेली अमेठी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बात का नुकसान हुआ कि रॉबर्ट वड्रा ने जाके कहा कि मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं। ये तो आंकलन है लोगों का, सही नहीं है। ये भी कहा कि प्रियंका गांधी अपने बच्चों को साथ में लेकर कैंपेन के लिए गई। बिल्कुल, ये बहुत नॉन इश्यूज हैं, इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अमेठी और रायबरेली में अगर राहुल गांधी नहीं जिता सके, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा रही थी कि वो पूरा उत्तर प्रदेश जिता देंगे? बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 96 के बाद जब हमने 300 सीटें मायावती जी की बीएसपी सरकार की पार्टी को दे दी थी और हम केवल 120 सीटों में चुनाव लड़े थे, तब से कांग्रेस की हालत बिगड़ती चली गई। बहुत सारे लोगों का ये असेसमेंट है कि जिस तरह के बयानबाजी की कांग्रेस के नेताओं ने, जैसे जायसवाल जी ने कहा कि अगर राहुल चाहते तो आधी रात को प्रधानमंत्री बन जाते, उनका ये जो बयान आया वो 2nd और 3rd 4th फेज में आया। अगर बयान का इतना ही असर हुआ तो 1st और 2nd फेज में हमारे पास नतीजे क्यों अच्छे नहीं आए? उस समय तो आप बयान दे रहे थे, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नहीं, मैंने ये कहा, नुकसान हुआ। जब आप मुझसे रजत जी अगर पूछेंगे कि दिग्विजय सिंह बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैंने कहा देखिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस को पूरा बहुमत मिले, अगर नहीं मिला तो हम किसी दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। फिर लोगों ने पूछा सरकार अगर किसी को बहुमत मिला तो फिर क्या होगा? जब 2002 में भी जब किसी को बहुमत नहीं मिला था तो 4-5 महीने राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो मैंने ये तो कभी मांग नहीं की थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है मुस्लिम आरक्षण के सवाल पे, माइनॉरिटी के आरक्षण के सवाल पर। बिल्कुल नहीं दी। बात यह है उन्होंने जो कुछ कहा था वो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर कहा था। 2009 के लोकसभा चुनाव की कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो हमने कहा था कि चूंकि ओबीसी के अंदर जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोटा विद इन कोटा का हम लोगों ने वादा किया था और उस वादे को हमने निभाया। उसी बात का उल्लेख अगर सलमान खुर्शीद साहब जो कि स्टेट हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अगर ये बात कह दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मायावती जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए जीती कि कांग्रेस पार्टी के नेता मुसलमानों को अपील करने वाले बयान दे रहे थे। आप 4.5% माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण प्रपोज कर रहे थे। रजत जी, अगर यही कारण होता तो मुलायम सिंह जी तो 18% प्रॉमिस कर रहे थे। उनके प्रॉमिस शायद लोगों ने भरोसा कर लिया, आपका भरोसा नहीं किया। बात यही है कि 18% ना कॉन्स्टिट्यूशनली ना लीगली कभी मुलायम सिंह जी कर सकते। और मुलायम सिंह जी की तो ये आदत है, अब जैसे किस जात के लोगों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लाना,
इसमें संविधान में जब तक परिवर्तन नहीं होता है नहीं कर सकते। लेकिन मुलायम सिंह जी वहाँ पे बिना संविधान के संशोधन के अपना निर्णय ले लेते हैं, तो ये तो उनकी आदत में शुमार है कि वो प्रॉमिस कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम सारे शिक्षित बेरोजगारों को 1000 रुपये माहवार देंगे। भीड़ लग गई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, और अब वो संशोधन उसमें कर रहे हैं कि हाँ 35 साल के नीचे वालों को नहीं देंगे, 35 साल के ऊपर वालों को देंगे, हम सबको टैबलेट देंगे, हम लैपटॉप देंगे। ये वही मुलायम सिंह जी हैं जो लोकसभा के चुनाव में कहा था कि कंप्यूटर शिक्षा बंद होनी चाहिए। बात यह है कि प्रॉमिसेस करना एक बात है। देखिए, ये सारी बातें आपने चुनाव के दौरान जनता को बताई थी, लेकिन उसके बावजूद जनता ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को वोट दिया। जी, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम जनता के बीच में जाकर ये देख बताएंगे कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम अब तो ये बातें कहना बंद कर दीजिए। इसलिए कि जरूरी है कि जनता को बताते रहना चाहिए, उनको याद दिलाते रहना चाहिए क्या उन्होंने कहा था और वो क्या कर रहे हैं। और जनता से पूछते हैं, अगर ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जनता ने आपको ये बता दिया कि जनता का फैसला क्या है, क्योंकि आपको एक गरीब की पेट की आग का अंदाजा नहीं है। वो मेहनत करता है तो रोटी खाता है, उसे भूख लगती है। आप लोगों को भूख नहीं लगती, आप लोगों को सिर्फ नोटों की भूख लगती है। नोट आ जाते हैं तो आपके सामने अगर अच्छे से अच्छे पकवान रख दिए जाए तो आप ऐसे उठ के चले जाओगे, आपका पेट भर गया। लेकिन वो गरीब जो मेहनत करता है और पैसा कमाता है और उस पैसे में भी वो अपना पेट नहीं भर पाता, आपने उस महंगाई को वहां तक पहुंचा दिया। तो उस जनता ने आज आपको दिखा दिया कि आप किस मोड़ पर सही रह सकते हैं। बहन जी, पहली बात तो यह है कि जनता ने हमको 2004 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए, 2009 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए, और सुन लीजिए 2012 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए। अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में अगर आपको विश्वास है तो आप लीडरों को गाली देने के बजाय आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? सुन लीजिए मेरी बात। आप दूसरी बात यह है, गरीबों को, लाखों लोगों को, गरीबों को अगर मौका मिला है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मौका मिला है, जिनकी हालात यह है कि जिनको पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर पंजाब और हरियाणा में जब काम करते थे तो वहां के लैंडलॉर्ड लोग कीमत तय करते थे, आज वो गरीब मजदूर खुद अपनी कीमत तय कर पाते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात, किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में आप पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर इस प्रकार से सबको बेईमान कहेंगी तो मुझे इस बात की आपत्ति है। सुन लीजिए मेरी बात, 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरे पर जिसने भी आप आरोप लगाया, मैंने उसको कोर्ट कचहरी में जाकर खड़ा कर दिया, क्या प्रमाणित करो दिग्विजय सिंह बेईमान है। एक में भी प्रमाण नहीं दे पाया, सबको बेईमान आप मत कहा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक ईमानदार होने से पूरी पॉलिटिक्स साफ नहीं हो जाती। पॉलिटिक्स में 99% लोग गंदे हैं और 1% अच्छा है। आप कैसे कहते हैं? मैं सहमत नहीं हूं। अगर जनता जिनको चुनती है उनका आप इज्जत नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सफल नहीं होगी। जनता को चुनने का अधिकार दिया गया है, अगर आप अपना प्रतिनिधि ईमानदार चुनेंगी तो अपने आप सफाई हो जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कि सारे राजनेता बेईमान हैं, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। नहीं, हम अपना प्रतिनिधि तो ईमानदार ही समझकर चुनते हैं, लेकिन जब वो चुन लिए जाते हैं उसके बाद उसकी गंदगी जो है वो सारी बाहर आ जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जरा ठोक बजा के ईमानदार व्यक्ति को ही चुनिए। अब ईमानदार व्यक्ति हम किसे माने कि कौन है ईमानदार व्यक्ति? किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। एक मिनट सुन लीजिए,
आपने उनको सुझाव दिया कि वो चुनाव लड़ें, तो मेरे आपको सलाह ये है कि आप इनको अपनी पार्टी से टिकट दीजिए, ये चुनाव लड़ेंगी। लड़ना चाहे दे देंगे, अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो आपको टिकट दे देंगे। आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, आपकी पैरवी करूंगा। मैं सुन लीजिए, मैं जब मुख्यमंत्री रहा था तो 1 घंटे रोज सबसे मिलता था बिना अपॉइंटमेंट के। अभी मैं एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हूं, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे तक मेरा दरवाजा खुला रहता है, बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल सकती हैं। चलिए, अब मैं आपके पास बिना अपॉइंटमेंट के आऊंगी, एक बार मुझे मौका दें। जनता के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इल्जामात हैं, हम एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में दिग्विजय सिंह पर जनता के इल्जामात का एक और। डेमोक्रेसी में लीडर वही होता है जो जनता के बीच में चुनाव लड़ता है और जीत के आता है। तो आप ये मानते हैं कि लीडर वो जो चुनाव जिता सके? बात बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं।